नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी साथी, बताएंगे एक बार, क्या सभी साथी बढ़िया हैं, मस्त हैं और पढ़ने के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं? जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, ये अपना आरआरबी एनटीपीसी के लिए भागीरथ बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग सभी तरीके की क्लासेस को कवर कर रहे थे और स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें ये अपनी क्लास नंबर 5 है। इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के पार्ट को, आगे वाले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे थे और उसी शास्त्रीय नृत्य में ये अपनी 5वीं क्लास है। इसकी एक क्लास और आएगी जिसमें हमने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई हैं उन सभी के पीवाईक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि जो जो चीजें आपने अभी तक हमारे साथ इतना समय देकर, इतना समय लगाकर चीजों को सीखा है, पढ़ा है, उन्हीं चीजों को अब इंप्लीमेंट करने का, क्वेश्चन में उनको चेक करने का समय आ गया है। उसके लिए कल हम एक अगली जब वीडियो लाएंगे, क्लास नंबर 6 लाएंगे, उसमें हम आपको पीवाईक्यूज कराएंगे। आज की क्लास में हम आपको उसी के आगे जो पार्ट रह गया था क्लासिकल डांस में वो कवर कराने वाले हैं। तो जिन साथियों ने पुराने वीडियो नहीं देखे वो सभी लोग इस क्लासिकल डांस के सभी वीडियोस को देख लें जाके। यूट्यूब पे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके तो प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप जाएंगे आपको स्टैटिक जीके के सारे वीडियो मिल जाएंगे। उन वीडियोज को अगर देखकर आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बेहतर अनुभव होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग शास्त्रीय नृत्य में क्लास नंबर 5 जो है, इसमें चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बिल्कुल ट्रिक्स के साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए भाई। बिल्कुल। अब देखिए, बहुत साथी हमारे ये कह रहे थे कि सर आप जो क्लासेस पढ़ा रहे हो या पूरे जो बैच, जो भागीरथ बैच चल रहा है, इसमें जो भी क्लासेस हो रही हैं, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीके जीएस की हो, कि सर हम क्लासेस तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अगर हम रिवीजन करना चाहें, सवाल लगाना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें तो उनकी हमें पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेंगी? तो उनके लिए हमने आपको बताया भी था पहले कि डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया एप्लीकेशन है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। उस ऐप पर जाने पर आपको वहां पे सभी पीडीएफ मिल जाएंगी भागीरथ बैच के अंदर। लेकिन आपने कहा सर वो हमें खोजने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो हमने कहा ठीक है, हम आपको चीजों को दिखा देंगे कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को डाउनलोड वगैरह करना है। तो देख सकते हैं, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाओगे, डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया टाइप करोगे तो जो ऐप मिलेगा, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपका इंटरफेस क्या आएगा वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला इंटरफेस आएगा इस तरीके का साथियों, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक इमेज लगी हुई है। आरपीएफ का बैच ये भी चल रहा है अपना, तो एक बैच की इमेज है, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह की इमेज है। इस तरीके की आपको इमेज देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आप वहां पे इन 3 लाइन पे जाएंगे, जो ये 3 लाइनें हैं, इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 3 लाइनिंग पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस खुल के आएगा वो इस तरीके का खुल के आएगा, जिसमें लिखा होगा कोर्स सर्टिफिकेट, ऑफलाइन डाउनलोड, स्टडी मटेरियल। तो आपको ऊपर से तीसरे नंबर वाले पे आना है जिसमें लिखा है फ्री मटेरियल। क्या लिखा है साथियों? फ्री मटेरियल। और जैसे ही आप फ्री मटेरियल पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे बैचेस दिखाई दे जाएंगे। तो इसमें सबसे ऊपर आपका ही बैच है जिसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 भागीरथ बैच। इस बैच पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आगे पेज पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपके चारों सेक्शंस के अलग अलग चारों सेक्शन बने हुए हैं। पहला सेक्शन उसमें है जनरल साइंस बाय नीरज सर, दूसरा है रीजनिंग बाय सूर्या सर, स्टैटिक जीके जीएस बाबा और मैथ्स बाय नीरज सर। इस तरीके के चारों सेक्शन बने हुए हैं। जैसे ही आप इन पे, अगर जनरल साइंस वाली पीडीएफ चाहिए, इस पे क्लिक करोगे, अंदर आपको अब तक की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। और वो सारी पीडीएफ ऐसी हैं जिनको आप लोग अपने स्टोरेज में डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिनमें आप स्टोरेज में नहीं डाउनलोड कर पाते हो, ठीक
ठीक है, वो जब आप ऐप पे जाओगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप पीडीएफ अपने स्टोरेज में डाउनलोड कर सकते हो एक बार, फिर उसको आप जीवन भर जब तक आप चाहो किसी को शेयर करो, कहीं पे भी जैसे पढ़ना चाहो, आपकी जैसी इच्छा हो आप उसको उस तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेक्शन है रीजनिंग का, रीजनिंग की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तीसरा सेक्शन है स्टैटिक जीके का, इसमें भी अब तक जितने भी क्लासेस हुई हैं सबकी पीडीएफ डली हुई है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हो। इसी तरीके से साथियों मैथ्स का भी सेक्शन बना हुआ है, इस पे जैसे ही आप जाओगे तो जो क्लास वाली सीट है वो भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ जैसे ही आपका चैप्टर ओवर होता है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए इसमें प्रैक्टिस सीट भी दी जाती है, टाइप वाइज, जिस टाइप से जिस हिसाब से आपको क्लास में सीट में टाइप करवाए गए थे वही टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन मिलाकर आपको एक पर्टिकुलर सीट दी जाएगी जिसका आप रिवीजन घर पे अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये सभी फैसिलिटीज जो है इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगी। समय समय पर यहाँ लाइव मॉक टेस्ट भी होता है तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। फ्री में टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी डली हुई है, जैसे एएलपी और टेक्निकल के लिए मात्र ₹1 में सीबीटी 1 और सीबीटी की 2 के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, सबके लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, सबके लिए आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी सुविधाएं हैं। एसएससी का भी पूरा का पूरा कंटेंट इसमें डला हुआ है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स, एनडीए हो, किसी भी, चाहे आपका पुलिस हो, तो हर तरीके की चीजें हैं। आप एक बार ऐप में एनरोल करेंगे आपको सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने आपको एक बार बात बता दी है कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, इसका हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, उस सेपरेट वीडियो में हम आपको और डिटेल में बता देंगे, ऐप को सीधे चला चला के आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, तो जब चाहो उसको अगर भूलते हो तो आप देख सकते हो। चलिए अब हम लोग क्लास की तरफ मूव करते हैं। क्लास में हम लोगों ने, जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने मणिपुरी के बारे में पढ़ लिया था, मोहिनीअट्टम के बारे में पढ़ लिया था, भरतनाट्यम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, कुचिपुड़ी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग ओडिसी के बारे में भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग वही आगे बढ़ते हुए सत्रिया तक पहुंच चुके हैं। आज की क्लास में और कल की क्लास में ये चैप्टर आपका शास्त्रीय नृत्य वाला पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लासिकल डांस में आज हम लोग सत्रिया पे बात करेंगे। सत्रिया, सत्रिया, तो साथियों सत्रिया के बारे में हम आपको बता दें, पहले भी हम आपको बता चुके हैं वैसे कि सत्रिया जो है वो कहाँ का क्लासिकल डांस है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग जानते हैं कि सर सत्रिया जो है वो असम का है। कहाँ का है साथियों? असम का। असम का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया को हमने रिलेट भी कराया था, हमने कहा था सत्रिया को रिलेट करते हैं साथियों सत्र से। किससे? सत्र से। जैसे संसद में सत्र चलते हैं उसी तरीके से, है ना। तो हमने बताया था कि इसको रिलेट कर लो कि इस बार मोदी जी ने कहा है कि सत्र की घोषणा अब की बार संसद भवन में ना होके आसमान में होगी। कहां होगी? आसमान में होगी। ठीक है, तो सत्रिया असम। चलिए अब सबसे पहले सत्रिया की डेफिनेशन समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि सत्रिया से किस तरीके से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं और कैसे कैसे सवाल बने हैं। पहले ही स्लाइड में हमने आपको विद डेट के ये दिखाना चाहा कि जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो कितनी ज्यादा रिलीवेंट है। आप देख सकते हैं सत्रिया की जो शुरुआत है साथियों, इस नृत्य शैली की जो शुरुआत है वो 15वीं शताब्दी में हो गई थी। कब हो गई थी साथियों? 15वीं शताब्दी में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इनकी शुरुआत करी थी महापुरुष शंकर देव ने। किसने की थी सत्रिया की शुरुआत साथियों? महापुरुष शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि असम के वैष्णव, असम के जो वैष्णव हैं यानी कि जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं उनके जो मठ हैं इसकी शुरुआत वहीं पे हुई थी। और साथियों जो ये नृत्य है सत्रिया, ये किससे प्रेरित है? तो एक आपने लोक नृत्य पढ़ा होगा, सुना होगा, बिहू। कौन सा साथियों? बिहू। ये भी असम का लोक नृत्य, फोक डांस है, ये इसी से प्रेरित है। ठीक है, तो बिहू लोक नृत्य से प्रेरित है। तो इसमें
तीन हाईलाइटिंग पॉइंट हैं। एक ये कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो साथियों 15वीं शताब्दी में। किसने की, तो महापुरुष शंकरदेव ने। किसने, महापुरुष शंकरदेव ने। किससे प्रेरित है, तो साथियों बिहू से, असम के बिहू से ये प्रेरित है। और ये बात जो हम आपको बता रहे हैं, ये सभी की सभी बातें आप देख सकते हैं एसएससी के, रेलवे के किन किन एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। एसएससी सीएचएसएल में 2020 में भी आई ये बात, 2023 में भी आपको ये बात देखने को मिली, 23 में अलग अलग शिफ्ट में ये बात देखने को मिली, सीपीओ 2022 में भी ये बात देखने को मिली। और अगर हम बात करें आपके रेलवे एग्जाम में, तो आरआरबी एनटीपीसी 31/7/2021 में ये बात पूछी गई थी कि असम जो नृत्य है, असम का जो सत्रिया नृत्य है, उसके संस्थापक कौन है, उसकी शुरुआत किसने की थी, तो महापुरुष शंकरदेव ने। किसने की थी, महापुरुष शंकरदेव ने। हम आपको इसको रिलेट भी करवा सकते हैं, हमने रिलेट भी कराया था, हमने कहानी इसको जोड़ा है, हमने सत्रिया को साथियों सत्र से जोड़ा है। संसद में आपने देखा होगा अलग अलग समय पे सत्र चलते हैं, तो हमने कहा कि इस बार जो संसद का सत्र है, मोदी जी ने कहा कि यहां हम संसद भवन में नहीं करेंगे, हम आसमान में करेंगे। आसमान में कहां करेंगे, शंकर जी के लोक में। कहां पे करेंगे, शंकर जी के लोक में अब की बार संसद का सत्र चलने वाला है। कहां चलने वाला साथियों, शंकर जी के लोक में। तो याद कर लेना इससे कि सत्रिया का जो स्थापना है, सत्रिया का जो उद्भव है, वो किसने किया था साथियों, महापुरुष शंकरदेव ने। किसने, महापुरुष शंकरदेव ने इस नृत्य शैली की शुरुआत की थी। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसके आगे थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखो फैक्चुअल बातों को देख लेते हैं। जो सत्रिया नृत्य साथियों, जो सत्रिया नृत्य है, ये कहां का है, असम का है। सत्रिया नृत्य जो है साथियों कहां का, असम का। इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हो चुकी है। किसने की है, श्रीमंत शंकरदेव ने। किसने, शंकरदेव ने। ठीक है, बिल्कुल। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है साथियों, वैष्णव आंदोलन के 117 नामक मठ में इसकी शुरुआत हुई है। ये बात हम आपको पीछे बता चुके हैं। आगे अगर हम इसी के बढ़े, तो जो सत्रिया नृत्य है, इसकी दो पॉपुलर शैलियां हैं। कितनी शैलियां हैं साथियों, दो शैलियां हैं। एक शैली है जो पुरुष से प्रेरित है, और दूसरी शैली महिला से। एक शैली साथियों पुरुष और दूसरी महिला, दो शैलियां हैं। तो जो पुरुष शैली है उसको बोलते हैं पौरासिक भंगी। क्या बोलते हैं साथियों, पौरासिक भंगी। जो आपको पता होगा अलग अलग क्लासिकल डांस में हमने जब शैलियों के बारे में बताया था, तो हमने कहा था शैलियों में दो भाव का उपयोग किया जाता है, एक तांडव, दूसरा लास्य। एक तांडव, दूसरा लास्य। तांडव जो है वो शंकर भगवान को, शंकर देव को, या आप ये कह दो कि शंकर जी को, उनको समर्पित है। और लास्य पार्वती माता को। किसको, लास्य पार्वती मां का। ठीक है। तो अब जो पौरासिक भंगी यानी कि जो ये शैली है, ये तांडव शैली है। कौन सी साथियों, तांडव है, जिसको हम लोग मर्दाना शैली बोलते हैं, यानी कि पुरुष से संबंधित है। किससे संबंधित है, पुरुष से। दूसरी शैली साथियों स्त्री भंगी। कौन, स्त्री भंगी, यानी ये लास्या या लैस्या शैली है, और इसको हम लोग स्त्री शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री शैली बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसकी शैलियों के बारे में, दो शैली है, एक पौरासिक और एक स्त्री। तो पौरासिक भंगी पुरुष शैली है, नाम से ही पौरासिक या पुरुष, पुरुष भंगी स्त्री भंगी, पुरुष भंगी स्त्री भंगी। पौरासिक भंगी जो है वो पुरुष शैली है, स्त्री भंगी वो कैसी है साथियों, स्त्री शैली है। बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इस नृत्य शैली में जो उपयोग की जाती है साड़ी, उसका नाम है पैट सिल्क साड़ी। कौन सी साड़ी साथियों, पैट सिल्क साड़ी। इस नृत्य में उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय प्रकार की साड़ी है, जिसका नाम है पैट सिल्क साड़ी। कौन है साथियों, पैट सिल्क साड़ी। बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी आपको कर लेनी है। अपने विभिन्न रंगीन रूपांकनों और डिजाइनों के माध्यम से इलाके का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गीत शंकर देव के द्वारा रचित हैं, जिन्हें बोर गीत के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो सत्रिया नृत्य में, जो सत्रिया डांस है, इसमें जो गीतों का प्रयोग किया जाता है, उन गीतों को
किसने रचित किया है, किसने लिखा है साथियों, तो वो शंकर देव के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, शंकर देव के द्वारा, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें बौर गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, बौर गीत कहा जाता है। इसको याद करने का तरीका बताते थे। देखो कहानी अपनी चल रही थी कि इस बार संसद में सत्र नहीं होगा। मोदी जी ने क्या कहा है, सत्र संसद में नहीं होगा, सत्र कहां होगा, आसमान में। तो आसमान से असम। अब आसमान में कहां होगा, शंकर जी के लोक में। तो शंकर जी से शंकर दो। अब कहानी उसी आगे को बढ़ाएंगे अगर कहानी, तो कहानी बनेगी कि शंकर जी के लोक में अब की बार सत्र तो होगा। उस सत्र में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो गीत जो वहां गाने बजा दिए। अब संसद में जो लोक में जो गाने बजने चाहिए, अच्छे गाने बजने चाहिए, है ना, हाँ, भगवान के गाने बजने चाहिए, देशभक्ति के गाने बजने चाहिए, पर इन्होंने गाने कौन से बजा दिए, इन्होंने गाने बजा दिए जो बार वगैरह में बजते हैं। बार वगैरह में जानते हो साथियों, डिस्को वगैरह में जो गाना बजते हैं, आई एम अ डिस्को डांसर, बस वही वाले। तो इन्होंने बार वाले गीत बजा दिए। कौन से वाले, जो डिस्को वगैरह में बजते हैं। तो संसद के सत्र में देवलोक में शंकर जी के लोक में कौन से, बार वाले इन्होंने गाने बजा दिए। तो बार गीत कौन सा साथियों, बार गीत। कौन सा, बार गीत। तो शंकर देव और शंकर देव द्वारा रचित जो गीत हैं वो कौन से हैं, बार गीत हैं। बात क्लियर हो गई इतनी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं इसी में। सत्रिया की जो मूल नृत्य इकाई है और जो व्यायाम है, इसको साथियों माटी अखाड़ा कहा जाता है। संसद की जो नृत्य शैली है, इसको क्या कहा जाता है, इसको साथियों माटी अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माटी अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, माटी अखाड़ा। उसी कहानी में अगर हम आगे बढ़ाएंगे, तो शंकर जी के लोक में जब ये सत्र करने के लिए पहुंचे, यहां से सब लोग पहुंचे कि अब की बार शंकर जी के लोक में सत्र होगा। अब आपको पता ही है साथियों, शंकर जी का तो संग है भूतों की टोली, है ना। तो वहां पे जैसे ही ये लोग पहुंचे इधर से सत्र करने के लिए कि अब की बार सत्र यहीं आयोजन करेंगे, है ना, तो भूतों की टोली ने वहां पे अखाड़ा शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, अखाड़ा। यानी कि इतना लड़ाई झगड़ा करा कि जैसे अखाड़ा बना दिया हो। क्या, अखाड़ा, माटी अखाड़ा साथियों, क्या बना दिया, माटी अखाड़ा। बिल्कुल। इसी में आगे अगर बात करें तो 64 माटी अखाड़े, कितने अखाड़े बना दिए साथियों, 64। कितने, 64, जिनमें 8 मुख्य प्रकार के हैं। 8 कितने, 8 मुख्य प्रकार के हैं, जिनको यहां पे आपको दर्शाया गया है। उनके नाम क्या क्या है, उनके नाम है औरा। क्या नाम है साथियों, औरा, सात, झलक, सीतका, पाक, जाप, लोन और खार। ये 7 प्रकार के, ये 7 प्रकार के आपके अखाड़े हैं। टोटल 64 हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य हैं वो आपके 8 हैं। सॉरी 7 नहीं, कितने हैं टोटल, 8 हैं जो आपके मुख्य हैं, ठीक है। 64 टोटल हैं, बाकी 8 आपके कैसे हैं, मुख्य हैं। उतने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें पहला और आखिरी इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, पहला कौन सा है मुख्य में, औरा, और दूसरा खार। औरा और खार, औरा और खार, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जानकारी आप इनकी कर लो और सभी की, ठीक है। औरा और खार ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से, पहला और आखिरी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसी में। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमने क्या बताया, हमने बताया सत्रिया जो नृत्य है, सत्रिया जो नृत्य है, ये किस वर्ष में शामिल किया गया था साथियों, तो सत्रिया नृत्य जो है ये शामिल किया गया था 2000 में। कब शामिल किया गया था, 2000 में। और इस नृत्य की खोज कब हुई है साथियों, तो इस नृत्य की खोज जो है वो लगभग 500 वर्ष पहले हुई है। कब हुई है साथियों, लगभग 500 वर्ष पहले हुई है। इसको रिलेट करने के लिए हमने बताया था कि जो संसद का सत्र इस बार शंकर जी के लोक में चलने वाला है, ठीक है, उसमें उस सत्र में कौन कितने कितने के नोट चल रहे हैं, तो वहां साथियों सिर्फ 500 और 2000 के नोट चलेंगे, और कोई नोट नहीं चलेगा। वहां पे कितने कितने नोट चलेंगे, 500 के और 2000 के, 500 के और 2000 के, ठीक है। तो 2000 ईस्वी, 2000 में इसको शामिल किया गया था, और इसकी खोज कब हुई थी, तो 500 साल पहले हुई थी। तो उससे रिलेट करोगे 2000 ईस्वी में इसकी 2000 की ईस्वी में इसको शामिल किया गया था, और इसकी खोज कब हुई थी, 500 साल पहले। कब हुई थी साथियों, 500 साल पहले। संस्थापक कौन थे, पीछे बताया, बोलो संस्थापक कौन थे, शंकर देव। अब शंकर जी के लोक में जाओगे, वहां सत्र का आयोजन करोगे, तो संस्थापक तो शंकर जी को ही बनाओगे। तो संस्थापक कौन है, शंकर देव। संस्थापक कौन है, शंकर देव, बिल्कुल। सत्रिया में
सत्रिया में जो प्रदर्शन होता है वो उसको क्या बोलते हैं, सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। तो इसमें जो प्रदर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साथियों अंकिया नाट। क्या बोलते हैं, अंकिया नाट। क्या बोलते हैं, अंकिया नाट। अब बिल्कुल, अब शंकर जी के लोक में गए तो शंकर जी के साथ जो भूतों की टोली थी, तुम वहां सत्र का आयोजन करना चाहते थे, वहां पे वो नाटक करने लगे। क्या करने लगे, नाटक करने लगे। वहां उन्होंने अखाड़ा खोद दिया। कितने अखाड़े साथियों, 64। कितने, 64। कितने, 64। ठीक है, ये आपको पीछे बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो बताया इसको क्या बोलते हैं, पौरुषिक भंगी। क्या बोलते हैं, पौरुषिक पौरुषिक भंगी। क्या बोलते हैं साथियों, पौरुषिक भंगी। ठीक है, और जब जब इसको स्त्री करते हैं, जब इसको स्त्री करती है तो उसको शिमंगी या स्त्री मंगी, स्त्री भंगी भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के नाम इसके होते हैं। अच्छा, त्योहारों पर यह नृत्य जब होता है तो इसमें कुछ पुरुष बिच्छू भी शामिल होते हैं जिनको भोकोत बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, पुरुष बिच्छू जो शामिल होते हैं त्योहार में, इनको क्या बोला जाता है, भोकोत। भोकोत को आप लोग भूत से रिलेट कर सकते हो। अब शंकर जी के साथ तो भूत ही थे, भूत नहीं थे बोलो, तो शंकर जी के साथ भूत अगर थे तो इनको रिलेट करोगे आप लोग कि त्योहारों में जो पुरुष बिच्छू इसमें शामिल होते हैं इस क्लासिकल डांस में, सत्रिया में, तो उनको भोकोत या भूत बोलते हैं। भोकोत भूत। ठीक है, भोकोत भूत बोलते हैं। आगे इसी में बढ़ते हैं भाई। इसमें बोर गीत हमने बताया था, बोर गीत या बौर गीत। अब शंकर जी के जो लोक में आप सत्र का आयोजन करने गए, वहां आप बजा रहे हो बार गीत। ठीक है, हाँ बजाने चाहिए आपको। देवलोक में भक्ति वाले गीत, आप बजा रहे हो वहां पे बार वाले, डिस्को वाले गीत। ठीक है, तो इससे संबंधित बन गया कि यहाँ पे जो गीत हैं जिनकी रचना जो है शंकर देव ने की थी। किसने की थी, शंकर देव ने। उनके नाम क्या है, बोर गीत। क्या है, बोर गीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नृत्य का एक भाग होता है साथियों जिसको बोला जाता है भावना। ठीक है, बिल्कुल, नृत्य का एक भाग है जिसको बोला जाता है भावना। ये भावना भाग जो है ये भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है साथियों। किस पे आधारित है, भगवान कृष्ण की कहानियों पे। नृत्य का कौन सा भाग, नृत्य का भावना भाग। कौन सा भाग, भावना भाग जो है वो भगवान कृष्ण की कहानियों पर। अब भावना को कैसे रिलेट करोगे, भावना को ऐसे रिलेट कर लो कि जो यहाँ के सांसद वगैरह सत्र में जो गए थे, है ना, शंकर जी के लोक में, वो ये कह रहे भाई हमें तुम्हारा लोक भाव ना, हमें तुम्हारा लोक भाव ना। क्यों नहीं भाव, क्योंकि तुम्हारे संगे भूतों की जो टोली है उसने तो अखाड़ा खोद दिया, 64 अखाड़े खोद दिए, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो भाई हमें तुम्हारा जो लोक है वो भावना। क्या, भावना। ठीक है, तो भावना को रिलेट करोगे उससे क्या, कि हमें तुम्हारा लोक भावना। ठीक है, शंकर जी का लोक। और इस भावना में क्या होता है, इस नृत्य के भाग में भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित ये भावना भाग होता है सत्रिया नृत्य का। कौन सा भाग साथियों, भावना भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सत्रिया के कुछ पॉपुलर डांसर्स हैं, इन पे चर्चा कर लेते हैं, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं, इनको रिलेट करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे एक नाम आपने देखा साथियों, मणिक बारब्यान। क्या नाम है साथियों, मणिक बारब्यान, मणिक बारब्यान। दूसरा साथियों है जोगेन दत्ता। क्या नाम है इनका, जोगेन दत्ता बयान। दूसरा नाम क्या है, देख सकते हैं इमेज, जोगेन दत्ता बयान। तीसरा है साथियों अनीता रस्मा, अनीता शर्मा, अनीता शर्मा। फिर है सरोदी सैकिया, सरोदी सैकिया। क्या नाम है, सरोदी सैकिया। अगला नाम है साथियों हरिचरण, हरिचरण बुयान, हरिचरण बुयान बोर बयान। ठीक है, बिल्कुल। अगला है रामकृष्ण तालुकदार। क्या है, रामकृष्ण तालुकदार। और इसके बाद एक नाम है रंजू मोनी सैकिया। क्या नाम है साथियों, रंजू मोनी सैकिया। दिक्कत की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सभी नामों को हम रिलेट भी करा देंगे, 100% आपको याद करा देंगे। बस आप वीडियो में बने रहें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक बार किसी एक ग्रुप में कम से कम आपको शेयर करना है, इतना हम आपको टारगेट देते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये वही सभी नाम हैं, इनमें कुछ नाम हमने और ऐड कर दिए हैं जो सत्रिया के पॉपुलर डांसर्स हैं, जो तुम्हें याद रखने हैं, जो पेपर में अलग अलग एग्जाम में
बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इनको हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार याद भी कर लेंगे इनको, चिंता की कोई बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले नाम आता है प्रदीप, प्रदीप चलिहा। क्या नाम आता है? प्रदीप चलिहा, ललित ओझा, परमांदा बारब्यान, मणिक बारब्यान, गहन चंद्र गोस्वामी, टंकेश्वर हजारिका बारब्यान। ठीक है, बिल्कुल रंजू मोनी, रंजू भोनी शैकिया। ठीक है, क्या है? रंजू भोनी शैकिया। अब यहां समझो भाई, यहां एक बात समझना, इसको कैसे रिलेट कराते हैं। अब अच्छा याद करने का तरीका देखते हैं। एक बात बताओ, संसद का जो सत्र होता है, संसद का जो सत्र होता है उसमें बहुत बयानबाजी होती है। तुम्हें पता है दो दो पक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बहुत बयानबाजी तो करते हैं। तो बार बयान, यहाँ जिनके भी टाइटल में बार बयान लगा है या बरवा बयान लगा है, तो बरवा बयान का मतलब बार बार बयान। संसद में यही तो चलता रहता है, पहले ये इनकी कटाक्ष करेंगे, ये इनके ऊपर आरोप लगाएंगे, ये पक्ष दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष पे लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पे लगा रहा है। तो ऐसे ही बार बार बयान चलते रहते हैं इधर उधर। तो बार बयान, क्या? बार बयान। अब संसद में सत्र जब होने गया है देवलोक में, सत्र में क्या होता है? बार बार बयानबाजी चलती है। तो जिनका टाइटल बार बयान होगा वो सभी के सभी सत्रिया से संबंधित हैं। तो बार बयान में देख सकते हो आप लोग, परमानंदा, परमानंदा बार बयान, टंकेश्वर हजारिका बार बयान, हजारिका हजार हजार बार बयान कर रहे हैं, हजार हजार बार बयान कर रहे हैं। ठीक है, कितनी बार? तसल्ली नहीं हो रही है, हजार हजार बार बयान कर रहे हैं। बिल्कुल मणिक बार बयान, मणिक बार बयान। ठीक है, बिल्कुल। इसके आगे अगर हम लोग देखें, अब इसके बाद अगर और देखें, अब संसद में तुम्हें पता है संसद में हर व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ है, अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हैं। सभी पार्टी में क्या होता है कि अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपनी अपनी पार्टी के लिए क्या करते हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। क्या करते हैं संसद में साथियों? संसद में नेता का काम क्या होता है? नेता का काम क्या होता है कि दूसरा कितना भी अच्छा करे, है ना, उसका अच्छा नहीं बताएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कमी निकाल ही देंगे। वो कितना भी अच्छा कर रहा है, कोई भी पार्टी का कितना भी अच्छा कर रहा है, उसका अच्छा नहीं बताएंगे, उसका कहीं ना कहीं बुरा बता के और आपको भ्रमित कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सभी, जबकि होना एक तरीके से ये चाहिए कि अगर कोई अच्छा कर रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, उनकी सबकी जिम्मेदारी, नैतिकता यही बनती है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए कि हाँ ठीक है ये अच्छा कर रहे हैं, भले ही हम सत्ता में नहीं है लेकिन ये अच्छा तो कर रहे हैं। पर नहीं, अच्छा अगर बोल देंगे तो फिर हमारा तो नंबर ही नहीं आने वाला, है ना। बस यही उन्हें दिक्कत लगी रहती है। तो विपक्ष क्या करता रहता है, सत्ता पक्ष पे बार बार बयान करेगा, बार बार बयान करेगा, हजार बार बयान करता है। ठीक है, बस यही चलता रहता है। और क्या करते हैं, बस उनकी अगर कहीं गलती हो गई तो उनके अगर घर में आग लग गई तो उनकी आग पे अपनी रोटियां सेकते हैं। क्या करते हैं, उनके घर में अगर आग लग गई, उनका कोई काम अगर गलत हो गया, उनका अगर एक डिसीजन हो गया गलत, तो उनकी आग लगे पे, जो उनकी आग लग गई है उस पे अपनी रोटियां सेकते हैं। तो सैकिया क्या करते हैं संसद में? संसद में साथियों विपक्ष सत्ता पक्ष सभी के लिए बात है, सब एक दूसरे की आग, घर में आग लग गई है तो सब रोटियां सेकते हैं। तो बिल्कुल सैकिया, जिनमें 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 सैकिया टाइटल है, जिनमें जिनमें सैकिया टाइटल है, रंजू भोनी सैकिया, रंजू भोनी सैकिया। इसके अलावा साथियों दूसरा नाम अभी आपने पीछे देखा था, एक नाम अभी आपने पीछे देखा था, रंजू मोनी सैकिया और सरोदी सैकिया। क्या नाम है? सरोदी सैकिया, सरोदी सैकिया, सरोदी सैकिया। तो जिनके टाइटल में सैकिया है वो सभी के सभी साथियों सत्रिया से संबंधित हैं। अब आगे नाम आया ललित ओझा। अब आप लोग जानते होंगे एक बहुत पॉपुलर टीचर हैं, फेमस टीचर हैं, आईएएस के लिए पढ़ाते हैं, ओझा सर। जानते हैं ना सभी लोग? बिल्कुल। तो जो ओझा सर हैं वो भी अब क्या कर रहे हैं, अब राजनीति में एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक आध बार वो बयानबाजी भी कर चुके हैं। क्या बयानबाजी कर चुके हैं कि ठीक है हमें तो कोई पार्टी टिकट बस दे दे, हम तो तैयार बैठे हैं, है ना। अभी सुनने में भी आया था कि ब्रजभूषण शर्मा को हटाकर अवध ओझा को टिकट मिल रहा है, फिर वो नहीं हुआ, है ना। बिल्कुल, तो वो तो तैयारी बैठे हैं। तो ओझा, यहां से ललित ओझा से याद रखोगे, ओझा सर भी तैयार बैठे हैं संसद में पहुंचने के लिए। कहां? सत्र में पहुंचने के लिए ओझा सर भी तैयार बैठे हैं। तो ओझा से क्या हो जाएगा साथियों? ललित ओझा,
क्या हो जाएगा? ललित ओझा, ललित ओझा। और संसद में कोई जाता है सत्र में तो ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, ऐसे ही तो नहीं चला जाता है कि हाँ ठीक है मुंह उठाए चले गए बयानबाजी करने लगे। जाते तो हैं बहुत गहन अध्ययन करके कि इसकी गलती ढूंढते रहते हैं, तुमने कहाँ गलती करी, सत्ता पक्ष विपक्ष की, विपक्ष सत्ता पक्ष की, है ना, तुमने कहाँ गलती कर दी। थोड़ी सी भी गलती हो जाए अच्छाइयों पर पर्दा डाल देंगे, अच्छा काम किया वो नहीं बताएंगे, उसको भी उसमें भी गलतियां खोज देंगे। बाकी अगर वास्तविकता में कोई गलती हो गई है तो उस पर गहन अध्ययन करके गलती अगर इतनी सी है उसको इतना बड़ा कहते नहीं साथियों राई का पहाड़ बना के और लेके पेश करते जाके संसद में, यही तो चलता है सत्र में। तो बस तो गहन गहन अध्ययन करके, गहन से गहन चंद्रा, गहन अध्ययन करके पहुंचते हैं साथियों, गहन अध्ययन करके पहुंचते हैं। ठीक है, हाँ गहन अध्ययन करके पहुंचते हैं। इसके बाद अगर आप देख सकते हो प्रदीप, प्रदीप चलिहा, है ना, प्रदीप चलिहा। तो ओझा सर, ओझा सर जो हैं अब चलिहा, ओझा सर कहाँ चले हाँ, ओझा सर चले हाँ संसद में, सत्र में। कहाँ चले हैं अब? सत्र में। ओझा सर चले हैं कहाँ? सत्र में। तो इस तरीके से आप लोग इनके नाम को जो सत्रिया के पॉपुलर डांसर्स हैं याद कर सकते हो। हम गारंटी दे सकते हैं आपको, ये आपको तरीके जो हैं ये आपको 100% नाम याद कराने में कारगर साबित होंगे। आप एक बार जिस तरीके से हम रिलेट कराते हैं आप इनको रिलेट करने का प्रयास करो, क्योंकि जो हम आपको तरीके सिखा रहे हैं ये वो तरीके नहीं कि जो हम आपको बता रहे हैं, ये वैज्ञानिक मेथड है। हमने आपको बताया था कि हम एक ही रूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है एबीसी रूल। कौन सा रूल साथियों? एबीसी रूल। हम आपको कई बार इसके बारे में बता चुके हैं। A4 एबीसी रूल का मतलब क्या है? A4 एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब चीजों को रिलेट करना, एसोसिएट करना, जोड़ना, एक दूसरे से लिंक करना। हमने ललित ओझा को ओझा सर से रिलेट करा दिया। अब आप ओझा सर को अगर जानते हो तो ललित ओझा को कभी नहीं भूलोगे कि ओझा सर सत्र में जाना चाहते हैं, तो ओझा नाम के टाइटल वाला सत्र में जाना चाहता था। तो इसको बोलते हैं साथियों एसोसिएशन, रिलेट करा दिया। बी फॉर बिलीफ, हमने कहा अपने ऊपर विश्वास रखो। इस क्लास को अगर तुम देख रहे हो तो ये मान के देखो कि अगर हम इस क्लास में सर से पढ़ लेंगे तो हमें जीके 100% याद हो जाएगी, क्योंकि ये याद कराने के लिए ही आते हैं। इनकी जो शानदार ट्रिक्स रहती हैं इनसे याद होता ही होता है। ये होता है साथियों बिलीफ, बी फॉर बिलीफ। और सी फॉर साथियों लास्ट में कंसंट्रेशन। C4 क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपका इतना हाई होना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। अभी आप क्लास में बैठे पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप सामने बैठे पढ़ रहे हो, हम तो मान लो आपको नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि आप बैठे होगे ईमानदारी से कुर्सी पे, ठीक है, बढ़िया से बेंच के सामने फोन लगा के। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो लेटे लेटे पढ़ रहे होंगे, तो वो साथियों तरीका गलत है। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप बढ़िया से एक कुर्सी मेज पे बैठे होंगे, सामने आपके पास एक कॉपी भी होगी, आप उनमें चीजों को इंपॉर्टेंट लगती हैं तो नोट भी कर रहे होंगे। इस तरीके से आप पढ़ रहे होंगे और बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हो, क्योंकि कंसंट्रेट अगर नहीं होगे, ठीक है, तो चाहे वो फिर बिलीव करना, फिर बिलीव भी आपका बेकार हो जाएगा। फिर आपका एसोसिएशन, एसोसिएशन का काम हमारा है, एसोसिएट हम करा सकते हैं। एबीसी रूल का केवल एक पैर हमारे पास है, बाकी दो पैर साथियों अभी भी आपके पास ही हैं, आपके वजह से ही वो चलेगी। कैसे? एबीसी रूल के 3 पैर हैं। कौन कौन से? एसोसिएशन, बिलीफ और कंसंट्रेशन। हम आपको चीजें एसोसिएट करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलग अलग जगहों से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ओडिशा को दिशा पटानी से कनेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ रही बात है। सत्रिया को सत्र से कनेक्ट कर सकते हैं, मोहिनी अट्टम को मोहिनी रूप से कनेक्ट कर सकते हैं, कथक कली को हम लोग करेले की कली से रिलेट कर सकते हैं, समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से हम रिलेट करवा सकते हैं, एसोसिएट करवा सकते हैं, लेकिन दो पैर तो तुम्हारे पास हैं। कौन कौन से वाले? एक बिलीफ का, विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, और तीसरा साथियों कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन से ही विश्वास बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अभी जो आप बैठे हैं वो आप कंसंट्रेशन के साथ बैठे होने चाहिए और 100% चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि जितनी ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होगी उतनी चीजें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं क्या कि साथियों कोई भी चीजें व्यक्ति एक बार अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ लेता है तो फिर वो कभी भूलता नहीं है। ये गलत फहमी रहती है कि आप भूल गए, बस होता सिर्फ इतना है कि वो चीजें हमारे दिमाग के एक पीछे के हिस्से में इस तरीके से स्टोर हो जाती हैं कि हमने अगर उनको दोबारा हमने उनको कभी अगर रिवाइज नहीं करा तो वो पीछे के हिस्से में डली रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कभी भी देखो कि मार्केट में अगर कोई दुकान होती है, दुकान,
तो दुकान फ्रंट पे होती है, पीछे उसका क्या होता है, गोदाम। ऐसे ही दिमाग में भी फ्रंट पे एक चीज चलती है, एक पीछे गोदाम होता है। अब अगर आप गोदाम से बहुत दिनों तक सामान ना लाओ और सामान उसमें जाके बस खिड़की से पटकते रहो, तो गोदाम से फिर जब तुम सामान ढूंढने जाओगे तो तुम्हें क्या सामान मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, गोदाम में चीजों को व्यवस्थित रखो और समय समय पे उन चीजों का निरीक्षण करो, कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो जब जाओगे तो वहां पे चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। इतनी सी बात सिर्फ रहती है। बात क्लियर हो गई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये हमने आपको रिलेट करा दिए। अब साथियों अगले क्लासिकल डांस पे आ जाते हैं जिसका नाम है कथक। क्या नाम है साथियों? कथक। कथक को रिलेट करते साथियों कथा से। कथक को किससे रिलेट करते हैं? कथा से। ये रिलेशन जो हम बताते हैं ये हमने अपने मन से नहीं बनाए, इनको बहुत तरीके से हमने प्रमाणिकता के साथ रिलेट कराया है। अब कथक को हम कथा से रिलेट करा रहे हैं तो कथक का एक्चुअल में सेंस कथा से ही निकला हुआ है, ये संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे इस पे चर्चा भी कर लेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल कथक यानी कि कथा। देख सकते हैं आप लोग इमेज। अब कथक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। और साथियों सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि तुम देखो, तुम मूल्यांकन करो इस चीज का कि जो हम तुम्हें क्लासिकल डांस ला रहे हैं वो आरआरबी एनटीपीसी में हर एक क्लासिकल डांस से कोई ना कोई बात जरूर पूछी गई है। देखो इसमें भी डेट डली है और एक एक एग्जाम में नहीं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, सभी में वो चीजें पूछी गई हैं। तो कथक के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। कथक उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में भगवान कृष्ण की, किसकी साथियों? भगवान कृष्ण की कहानियों को बताया जाता है। इस नृत्य में साथियों भगवान कृष्ण की कहानियों को बताया जाता है। और इनका और इसका वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान में जो कथक डांस चल रहा है, वर्तमान में जो कथक डांस है उसमें जिस तरीके की विधाओं का प्रयोग किया जा रहा है वो सभी की सभी जो है मुगल, वो सभी की सभी साथियों मुगल परंपरा से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित है साथियों? मुगल परंपरा से प्रभावित हैं। और यही बात जो हमने आपको बताई, यही बात आपके आरआरबी एनटीपीसी 16/2/2021 और 3/4/2021, हम मन से नहीं बता रहे हैं, ये बातें आप खुद जाके चेक कर लेना, ये उसमें पूछी गई हैं, ठीक है? और यही नहीं, ये बात एसएससी सीएचएसएल 10/3/23 की शिफ्ट फर्स्ट में, एसएससी सीपीओ 10/11/22 की शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछी गई है। तो वही बातें हम आपको बताते हैं, वही बातें हम आपको पढ़ाते हैं जो चीजें आपकी पूछी गई हैं। और हम गारंटी दे सकते हैं एक बार हमने जो चीजें करा दी, एग्जाम की क्या मजाल है कि चीजें उससे बाहर आ जाएं। ठीक है, आप बस पढ़ लो एक बार। अगला कथक में क्या पढ़ते हैं भाई? कथक नृत्य का जो उत्थान है वो अवध के अंतिम नवाब जो थे साथियों, आप लोगों ने इनका नाम पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि अवध के जो अंतिम नवाब थे जिनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। क्या नाम था इनका? नवाब वाजिद अली शाह। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे इनके बारे में डिटेल में, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है, ठीक है? नवाब वाजिद अली शाह इनके संरक्षण में 19वीं शताब्दी में, ठीक है साथियों, कथक नृत्य का जो उत्थान था वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में किस शताब्दी में? 19th सेंचुरी में इसका उत्थान हुआ था, इसका संरक्षण हुआ था जो अवध के नवाब थे। जिस वजह से इस काल को क्या कहा जाता साथियों? स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बात भी साथियों अभी लेटेस्ट सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था उसमें ये बात पूछी गई थी। एसएससी सीएचएसएल 2023 में क्या पूछी गई थी कि जो कथक नृत्य है उसका उत्थान किसके समय में हुआ था? तो जो अवध के अंतिम नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, उनके समय में इसका उत्थान हुआ था, ठीक है? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता साथियों? स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बात आपकी कथक से रिलेटेड थी जो हमने आपको बता दी, ठीक है? चलिए आगे की जानकारी आप 1 मिनट पढ़िए, थोड़ा सा पानी पी लें, आप पढ़ लें इसको जानकारी को तब तक। देखो ये रिवीजन स्लाइड है, इसमें रिवीजन होगा तुम्हारा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जवाब दे सभी लोग, सबकी आवाज सुन रहे हैं। आप कहेंगे सर कथक।
उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा साथियों? कथक। कथक शब्द जो है संस्कृत के वैदिक शब्द कथा से आया है। हमने बताया था कि हम कोई बात मन से नहीं बताते, चीजों को बहुत बारीकी से अध्ययन करके रिलेट करते हैं। कथक को हमने रिलेट कराया था कथा से, और हमने बताया था कथक जब भी आए तो इमेजिन करो अपने यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं तो फिर उत्तर प्रदेश ही कहेंगे अपना। ठीक है, बिल्कुल। तो कथक शब्द संस्कृत के वैदिक शब्द कथा से आया है, जिसका अर्थ है साथियों कहानी। जिसका अर्थ क्या है? कहानी। और कथाकार, कथाकार का मतलब क्या होता है? कथाकार साथियों वो होता है वो जो कहानी को कहता है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, बिल्कुल, जो कहानियों को कहता है, जो कहानियों से संबंधित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कथाकार। अच्छा, इसमें कौन किनकी कहानियों का वर्णन मिलता है? तो इसमें साथियों राधा और कृष्ण की कहानियों का वर्णन, कथक का जो प्रमुख विषय है वो यही है कि कथक का प्रमुख विषय क्या है? तो राधा और कृष्ण की कहानियों का वर्णन कथक का मेन पॉइंट है। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। आपको बता चुके हैं मुगलों के समय में, मुगलों के शासन में कथक जो था बहुत लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, और जो इसका उत्थान है हम बता चुके पीछे, जो अवध के अंतिम नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनके समय में इसका प्रोत्साहन बहुत हुआ था। ठीक है, इसीलिए उस युग को हम लोग स्वर्ण युग भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई? इस नृत्य का युग जो है आप देख सकते हैं, इस नृत्य का जो युग है वो स्वर्ण युग है। क्यों? क्योंकि वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, इनके संरक्षण में ये आता है, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। पूछा गया, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों। कथक नृत्य में साथियों 3 मेन खंड होते हैं, एक आवाहन, एक नाट्य, एक आवाहन, और नाट्य शास्त्र में 2 का और वर्णन मिलता है, एक नृत्य और एक नृत्य। हमने बताया था कि नृत्य और नृत्य में फर्क होता है, या जिसमें लगा है वो अलग होता है, और केवल ता तक होता है वो अलग होता है। आवाहन साथियों जानते होंगे, नृत्य के प्रारंभ में ही, नृत्य के प्रारंभ में ही आवाहन होता है ना? नृत्य के प्रारंभ में क्या होता है? आवाहन होता है। और जब नृत्य प्रारंभ होता है तो उसका एक पार्ट होता है नृत्य। नृत्य वाले पार्ट में क्या होता है? केवल और केवल अपने अपने नृत्य का, केवल और केवल शुद्ध नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। नृत्य में क्या होता है? केवल और केवल डांस होता है, कुछ नहीं। तो सर फिर नृत्य में क्या होता है? या वाले में, नृत्य में होता है डांस, और उसके साथ साथ चेहरे के भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन इस तरीके से होते हैं जो एक कहानी को व्यक्त करते हैं। अभी अगर कहानी रोमांटिक है तो चेहरे के भाव उस तरीके से होंगे, अगर कहानी दुखद है तो चेहरे के भाव दुख के होंगे। तो चेहरे के भाव के साथ अगर नृत्य किया जाता है तो वो नृत्य हो जाता है या वाला। और अगर केवल, है ना, केवल डांस करा जाएगा जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो वो नृत्य होता है, ता तक रुकता है। बात क्लियर हो गई? आवाहन आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आवाहन स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, देखो ये लिखा है नृत्य, या जो नृत्य होता है, नृत्य में जो कलाकार होता है, नृत्य का मतलब क्या होता है? कलाकार, वो बिल्कुल चित्रित शुद्ध नृत्य करता है। कैसा नृत्य करता है साथियों? शुद्ध नृत्य करता है। ठीक है, जबकि जो नृत्य होता है या वाला, इसमें क्या होता है? कलाकार जो होता है स्वर के साथ, वाद्य संगीत के साथ, इशारों, देखो इसमें आ गया इशारों, कहां जा रहे, इशारों और भावों और धीमी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से एक कहानी या विषय का प्रदर्शन करता है। तो इसमें साथियों क्या क्या आ गया है? इशारे करना, नृत्य में इशारे भी आते हैं, भाव, एक्सप्रेशन, ठीक है, शारीरिक गतिविधि धीमी, मतलब एक तरीके से आप कहो नृत्य में तो बस फुर्ती में डांस करता गया व्यक्ति, एक वो नृत्य हो गया, वो नृत्य होता है केवल। और नृत्य में होता है कि धीमी गति से भावों को व्यक्त करते हुए, ठीक है, वो किया जाए तो उसको नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नृत्य बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी जानकारी, कथक के बारे में जो जानकारी है, तो वो पुस्तक कौन सी है? इसकी जानकारी साथियों, इसकी जानकारी मिलती है द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। इसकी जानकारी कहां से मिलती है साथियों? द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। इसमें कथक प्रदर्शन के, इसमें कथक के प्रदर्शन के दौरान जो चेहरे के भाव होते हैं और जो
कामुक हाव भाव हैं इसका उल्लेख मिलता है। साथियों जो चेहरे के भाव और जो कामुक का मतलब साथियों एक तरीके से अश्लील जो हाव भाव होते हैं कुछ इसमें, उसके बारे में जानकारी काहे से मिलती है? तो वो पुस्तक है द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। कौन सी पुस्तक है साथियों? द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। कौन सी साथियों पुस्तक है? द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। ठीक है, बिल्कुल, द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड, उससे इसकी जानकारी मिलती है। जिसके राइटर का नाम क्या है साथियों? जिसके राइटर का नाम है मार्कस बी फुलर। क्या नाम है? मार्कस बी फुलर। क्या नाम है? राइटर का नाम है मार्कस बी फुलर। यहां हम लिखे दे रहे हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर हमें लगता है कि एक बार आप जान लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसके राइटर का नाम क्या है? ये मुझे लगता है यहां से होगा नहीं है, नेक्स्ट लेना पड़ेगा। इसके राइटर का नाम है मार्कस बी फुलर। इसको सभी साथी नोट कर लेंगे। मार्कस बी फुलर ये राइटर हैं, ठीक है, ये लेखक हैं, ठीक है साथियों। मार्कस बी फुलर ये लेखक हैं। ये किसके लेखक हैं? बताओ जरा, ये किसके लेखक हैं? तो ये लेखक हैं द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। किसके हैं? द रॉन्ग्स ऑफ, ये लेखक हैं द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड के लेखक कौन है साथियों? तो कौन है साथियों? मार्कस वी फुलर। कौन है? मार्कस वी फुलर। ये इसके लेखक हैं, इस पुस्तक के। तो पुस्तक इंपॉर्टेंट है, राइटर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है साथियों, क्योंकि एसएससी और रेलवे इस तरीके से के प्रश्न पूछता है जिनमें कुछ नए प्रश्न भी वो हर बार इंक्लूड करता है। पुराने लेता है 90%, ठीक है, 80%, लेकिन कुछ नए भी तो इंक्लूड करता है प्रीवियस ईयर से उधर उधर, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्कस बी फुलर, क्या नाम है इसका? मार्कस बी फुलर, ठीक है, मार्कस बी फुलर। ये इनके राइटर का नाम है द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड, द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। अच्छा साथियों, याद कैसे करोगे द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड को? कीजिए, हम लेखक ये पुस्तक के बारे में याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का भी तरीका हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे, आप उसको याद कर सकते हो। अभी हमने बताया कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो आपने कहा सर इसको आपने बताया है यहाँ पढ़ने के लिए कि जो पुस्तक है द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड, इसमें जो होता है वो कथक के प्रदर्शन के दौरान जो चेहरे के भाव होते हैं और जो कामुक हाव भाव होते हैं, कामुक यहाँ रिलेट करेंगे कामुकता से। कामुक का मतलब साथियों जानते हो, कामुक हमने बताया, कामुक का मतलब अश्लील। अब अश्लील हाव भाव प्रदर्शित करते हैं, तो अब इस पुस्तक के जो लेखक थे मार्कस बी फुलर, उन्होंने कहा इसमें अश्लील एक तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं हाव भाव, तो ये तो गलत है महिलाओं के लिए। तो उन्होंने कहा द रॉन्ग्स, क्या बोला उन्होंने कहा ये रॉन्ग है। क्या कहा है? रॉन्ग है। तो अश्लील कामुक प्रदर्शन कर रहे थे, कामुक हाव भाव थे, अश्लील थे, इस चक्कर में बोल दिया गया कि ये रॉन्ग। कैसे है साथियों? रॉन्ग। तो इस पुस्तक का नाम है द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। मतलब उन्होंने कहा था, मार्कस बी फुलर ने क्या कहा था कि द रॉन्ग्स ये गलत है। क्या कहा था? गलत। तो रॉन्ग से याद रखोगे रॉन्ग, ठीक है साथियों। और बस इतने से आपको पूरी बुक का नाम ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आप टिक कर पाओगे। बात क्लियर हो गई सभी को? बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो अब इसका ये देखो लिखा है मार्कस बी फुलर। अब इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कथक के बारे में। कथक का एक अन्य नाम भी होता है साथ ही, जिसको हम लोग बोलते हैं नटवरी। क्या बोलते हैं? नटवरी। नटवरी आप लोग जानते हैं, पहले नटवरलाल की कहानी आती थी, एक बहुत बड़ा चोर था, है ना, ठग था, तो बस उसी से याद रखो, ठीक है, ठग। नटवरलाल कौन था? बहुत बड़ा। देखो यहां तो बता दें, नटवरी को ऐसे रिलेट कर सकते हो, एक सेकेंड। नटवरलाल जो था, नटवरलाल जो था वो बहुत बड़ा क्या था? ठग। क्या था साथियों? ठग था। ठग, ठग को ही तो बोलते हैं ठग, ठीक है, क्या बोलते हैं? ठग या ठग, ठीक है, ये बहुत ठग था। अब नटवरी और कथक में भी है क्या? ठग। क्या है साथियों? ठग, ठग या ठग,
थक या ठग, ठीक है। तो नटवरी, नटवरी और ठग, ठीक है, इससे रिलेट कर लोगे। नटवरलाल एक बहुत बड़ा ठग था, है ना, लोगों को ठगता था, उससे रिलेट कर लो इसको। अच्छा, इसमें क्या होता है बताया आपको, राधा और कृष्ण की कथाओं पर यह आधारित है, ठीक है। इस नृत्य की विशेषताओं में घुंघरू आते हैं, क्या आते हैं, घुंघरू और चक्कर, घुंघरू और चक्कर, जानकारी है, आप लोग पढ़ लें, जान जाएंगे। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया है कि इसमें कहानी का प्रदर्शन किया जाता है, और जो कहानी सुनाता है उसको क्या कहते हैं साथियों, उसको पंडित। जैसे कथा सुनाने वाला पंडित होता है, तो उसको वैसे याद रख लो कि जब कथा सुनाने वाला पंडित होता है, पंडित होता है, तो कथक और कथक की कहानी जो सुनाएगा उसको क्या बोलेंगे, पंडित। क्या बोलेंगे, पंडित। कथक को कथा से रिलेट करेंगे, उसी से रिलेशन है इसका, तो पंडित क्या बोलते हैं उसको, पंडित या पंडित, ठीक है। कथक नृत्य की अगर हम वेशभूषा की बात करें तो इसमें अनारकली या लंबी कमीज, चूड़ीदार, कैसी साथियों, अनारकली या लंबी कमीज, लंबी कमीज जो ऊपर से लेके नीचे तक, चूड़ीदार जिसमें पैजमिया होती है, पैजमिया कैसी, चूड़ीदार, ठीक है, नीचे सकरी मोरी की चूड़ीदार, और अनारकली लंबी कमीज, ठीक है, इसमें पहनी जाती है, ये पोशाक होती है। अगला पॉइंट है साथियों, यह नृत्य जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, इसमें शैली में किया जाता है। कौन कौन से साथियों, इसमें कौन कौन सी शैलियां शामिल हैं, किस किस घराने की, तो आप देख सकते हो कि यह नृत्य जो है, यह नृत्य जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कौन कौन से, लखनऊ, कौन कौन से, लखनऊ। इसको कैसे रिलेट करोगे, इसको साथियों ऐसे रिलेट कर लो, कथक को हमने बताया रिलेट करोगे कथा से, कथक को किससे, कथा से। अब कथा होता है, अगर कथा होती है तो उसमें पंडित, आपको बता चुके हैं कथा सुनाने वाले कौन होते हैं, पंडित या पंडित। अब पंडित जी आएंगे तो उनके साथ में नाऊ भी तो आएगा, क्या आएगा, नाऊ। तो नाऊ से नऊ, लख नऊ, क्या हो गया साथियों, लख नऊ। तो नऊ, नऊ आएगा, क्या आएगा, नऊ, नाऊ, ठीक है। हाँ, अब कथा होती है तो लास्ट में भगवान की जय भी बोली जाती है, क्या बोली जाती है साथियों, भगवान की जय भी बोली जाती है। अब जय बोली जाएगी तो अब पंडित जी ने ये कहा कि अच्छा भाई वो कथा हो रही है तो तुमने कुछ बनाया है प्रसाद के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ, रस, रस बनाया है। रस जानते हो साथियों, बना रस, क्या बनाया है, रस, बना रस। पंडित जी ने कहा बना रस, रस का मतलब साथियों चिंदामृत, क्या होता है, चंदामृत, चंदामृत होता है अपने यहाँ, ठीक है, जो कथा वगैरह में बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा क्या बनाया है, तो उन्होंने कहा चंदामृत बनाया है, यानी कि बना रस, रस बनाया है, चंदामृत को क्या बोलते हैं, रस बनाया है, ठीक है। हाँ, कहाँ कथा, कहाँ हो रही, गढ़, अपने गढ़ में हो रही है, गढ़ यानी साथियों अपने घर, कथा कहाँ हो रही है, अपने गढ़ में। कथा कहाँ करानी चाहिए, कथा कहाँ करानी चाहिए, कथा कहाँ करानी चाहिए साथियों, अपने गढ़ में, अपने घर में, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब कथा होती है, कथा होती है तो पंडित जी आते हैं कहानी सुनाने, साथ में नाऊ भी आता है, तो नाऊ से लखनऊ, नाऊ से साथियों लखनऊ। अब कथा जब होती है पंडित जी आते हैं, नाऊ आता है, तो लास्ट में कथा की जय बोली जाती है, तो जयपुर से जय से जयपुर घराना, जय से जयपुर घराना, जय से जयपुर घराना। अब उसके बाद ये पंडित जी ने कहा भाई प्रसाद के लिए क्या बनाया है, तो उसने बोला जजमान ने कि बनारस, बनारस बनाया है, क्या, रस बनाया है, रस बनाया मतलब चंदामृत बनाया है, तो चंदामृत को रस बोलते हैं, तो बनारस, ठीक है। अब कथा कहाँ करवाई, कहाँ करवानी चाहिए, तो अपने घर में, अपने गढ़ में करानी चाहिए, अपने एरिया में, अपने घर में करानी चाहिए, तो बिल्कुल, तो रायगढ़ घराना। तो इस तरीके से आप इनको भी रिलेट कर सकते हो। थोड़ा आपको इनको समय देना है, तो एक बार अगर आप इनको रिलेट कर लोगे तो आपको इसमें फायदा हो जाएगा। यार मक्खी ये परेशान कर रही, ठीक, ठीक है। तो ये आपका रायगढ़ घराना हो गया। तो इस तरीके से आपने साथियों इनके घराने देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बातें छूट गई थी, हाँ, लास्ट में एक बात छूट गई है कि कथक, कथक की जो शास्त्रीय शैली है 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा, किसके द्वारा, लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। कथक की जो शास्त्रीय शैली है इसको पुनर्जीवित किसने किया था, तो इस नाम को आप लोग एक बार याद कर लोगे, लेडी लीला सोखे। कौन साथियों, लेडी लीला सोखे, इनके द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया था। पुनर्जीवित यानी कि दोबारा से इसको परफॉर्म में लाया गया था, ठीक है, दोबारा से इसका ग्राफ बढ़ा था, दोबारा से इसके बारे में जानकारी, इसकी महत्ता बढ़ी थी। किसने इसका काम किया था, तो लेडी लीला सोखे, तो लेडी लीला सोखे, लेडी लीला सोखे, कौन साथियों, लेडी लीला सोखे, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं।
अगला अगला है, देखो कथक के, यार ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है। अगला है साथियों कथक के कुछ पॉपुलर डांसर्स। कथक के जो पॉपुलर डांसर्स हैं, जिनको आप जरा ध्यान से देखो तो समझ जाओगे कौन कौन से हैं। जिनमें से एक नाम आता है, सबसे पॉपुलर है पंडित बिरजू महाराज। क्या नाम आता है साथियों? पंडित बिरजू महाराज। ये नाम जानते होंगे ना आप लोग, नाम आप लोगों ने शायद ये सुने भी होंगे, पंडित बिरजू महाराज। इसके बाद अगला नाम कौन सा आता है? पंडित बिरजू महाराज के बाद अगला नाम आता है साथियों लच्छू महाराज। कौन सा आता है? लच्छू महाराज। कौन सा साथियों? लच्छू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। उसके बाद कौन सा आता है? लच्छू महाराज के बाद आता है शंभू महाराज। कौन सा साथियों? साथियों शंभू महाराज। कौन सा? शंभू महाराज। कौन सा साथियों? शंभू महाराज। इसके बाद शोभना नारायण। कौन सा? शोभना नारायण। एक बार अभी इन नामों को देख लो, अभी हम आपको रिलेट करा के याद भी करा देंगे, चिंता ना करो, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद कुमारी कमला। क्या नाम है? कुमारी कमला। और अगर हम बात करें नाम की, सुनन्या हजारीलाल अग्रवाल। सुनन्या हजारीलाल अग्रवाल, पंडित दुर्गालाल, पंडित दुर्गालाल, पेड़ा सीमाला, ठीक है। और इसके बाद रानी कर्ण। और इसके बाद अगला नाम है सितारा देवी। क्या नाम है साथियों? सितारा देवी। क्या नाम है? सितारा देवी, ठीक है, सितारा देवी। बहुत बढ़िया। अब इनके उन सभी नामों को लेकर हमने यहाँ पे सभी को कलेक्ट करके आपको याद करने के लिए, एसोसिएट कराने के लिए, आपको जोड़ जोड़ कर समझाने के लिए चीज़ों को, उसके लिए प्रयास करना है, ठीक है। अब आपको चीज़ें समझाएंगे, जोड़ जोड़ के बताएंगे, तो उनको आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी नामों को पढ़ लेते हैं भाई फटाफट, एक बार सभी नामों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल, एक बार सभी नामों को पढ़ लेते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सुखदेव महाराज। क्या आता है साथियों? सुखदेव महाराज। अच्छा, हम यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि जिनके भी टाइटल में, एक बात यहाँ पे बता दें, ठीक है, आप फिर उस चीज को देख लेना। यहाँ हम हटा के आपको कुछ बातें बता देते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ये बातें थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। हमने क्या बताया? हमने बताया जिनके भी टाइटल में, जिनके भी टाइटल में महाराज आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों? महाराज आ जाएगा, वो सभी के सभी कथक से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? कथक से। जिनके टाइटल में महाराज आ जाएगा वो कथक से रिलेटेड हैं। जैसे सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज, साथियों कौन सा? बिंदादीन महाराज। अच्छन महाराज, कौन सा? अच्छन महाराज। कौन सा महाराज? अच्छन महाराज, ठीक है, बिल्कुल। जिनके भी टाइटल में महाराज आ जाएगा वो सभी के सभी किससे? वो सभी के सभी आपके कथक से। अच्छा, और भी कुछ नाम होते हैं, ये सभी के सभी टाइटल वाले किसी एक पर्टिकुलर संबंधित हैं कथक से। जैसे महाराज टाइटल हो गया, महाराज, उसके साथ साथ पंडित भी होता है, उसके साथ साथ एक टाइटल और होता है भट्ट या भाटे। भट्ट, भट्ट या भाटे। कौन से साथियों? भट्ट या भाटे। ये तीन टाइटल होते हैं जो कथक से रिलेटेड हैं। अगर इनके आप टाइटल को पकड़ लेते हैं तब भी आप ज्यादा चांस है कि सही आंसर टिक कर पाओ। जैसे आप देखोगे महाराज में सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है, बिल्कुल। अगर इसके बाद अगर हम बात करें पंडित में, तो पंडित मुन्नालाल शुक्ला इसमें आ जाएंगे। अब अगर भट्ट भाटे की बात करें तो आप देख सकते हैं, एक तो राज भट्ट, मंगला भट्ट, राज भट्ट, मंगला भट्ट, और उसके बाद सामा भट्ट, रोहिणी भाटे, ठीक है। ये भट्ट और भाटे दोनों एक ही हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इनको, अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे सर महाराज तो समझ गए, महाराज तो हम जानते हैं, पंडित भी जानते हैं, ये भट्ट और भाटे, भाटे कौन से टाइटल हैं? तो साथियों आप जानते होंगे, आपने कभी ऐसा देखा होगा कि गांव में या शहरों में होता क्या है कि कुछ लोग आते हैं जो अपने, एक तरीके से कहो तो पूर्वजों की वंशावली लेकर आते हैं, है ना। कभी आपके यहाँ ऐसा कोई आया है जो वंशावली लेकर आया हो, वो आपको ऐसा बता रहा हो कि पिछली बार जब हम आपके यहाँ आए थे तो आपके पूर्वजों ने हमें ऐसा भोजन कराया था, हमें इतने रुपए दिए थे, तुम्हारे पास तब इतना पैसा होता था, तुम्हारे पास तब इतनी चीजें होती थी, ठीक है। इस तरीके से जो पूर्वजों की वंशावली होती है उसको लेकर राजस्थान और उधर एमपी साइड के कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी हैं जिनको भट्ट या भाटे बोलते हैं, वो यहाँ
और लोगों को वंशावली उनकी बताते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं भट्ट और भाटे, तो वो कम्युनिटी है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। अब इसको बाकी की कहानी से कैसे रिलेट करेंगे? बाकी की कहानी से ऐसे रिलेट करो जैसे कथक में कथा चल रही थी और पंडित जी कथा कर रहे थे। पंडित जी कथा ही तो कर रहे थे पीछे। तो कथा में क्या बनता है साथियों? कथा में प्रसाद बनता है नारायण के लिए, भगवान के लिए। ठीक है, लेकिन उस प्रसाद को मंजू ने चट गई। मंजू चट गई, क्या कर गई? मंजू चट गई, यानी कि मंजू प्रसाद को चाट गई, मंजू प्रसाद पूरा पूरा खा गई। ठीक है, तो जिनमें प्रसाद आ जाए, कथा में क्या साथियों? प्रसाद, तो प्रसाद से नारायण प्रसाद, मंजू चट गई, मंजू चटर्जी, कालिका प्रसाद, प्रसाद आ गया तो कालिका प्रसाद, क्या आ गया साथियों? कालिका प्रसाद। बिल्कुल। अभी प्रसाद अगर मंजू चट गई तो पंडित जी ने कहा भाई कैसे तुमने इसको प्रेरणा दी है, तुमने इसको कैसी प्रेरणा दी है, कैसी शिक्षा दी है कि इसको पता नहीं था कि प्रसाद है, ये प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसने पूरा प्रसाद ही चट गई, है ना, कथा के लिए प्रसाद बना था। तो पंडित जी ने कहा तुमने इसको कैसी प्रेरणा दी है? तो प्रेरणा से प्रेरणा देश पांडे, क्या हो जाएगा? प्रेरणा से प्रेरणा देश पांडे। तुमने तो कहा था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रेरणा से प्रेरणा श्री माली, प्रेरणा से साथियों प्रेरणा श्री माली। तुमने तो कहा था कि ये हमारी कुमारी है ना, ये नाम रोशन करेगी। तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था ये हमारी कुमारी है, नाम रोशन करेगी। ठीक है, पर ये तो प्रसाद ही चट गई। कौन? मंजू। ठीक है साथियों, ये प्रसाद ही चट गई मंजू। बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से जिसके जो ज्यादातर पॉपुलर नाम थे जो बार बार पूछे जाते थे, ठीक है, जो पॉपुलर नाम है जो बार बार पूछे जाते हैं, ये चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, ये तो उसमें हो ही गया है। शोभना नारायण हम आपको पीछे बता चुके हैं, ये कुचिपुड़ी में भी आता है और यहाँ पे भी। शोभना नारायण, क्या इसको शोभा देता था प्रसाद खाना? भगवान का प्रसाद बना था, कथा का प्रसाद ही चट गई है। ठीक है, तो इसको क्या ये शोभा देता है? तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके यहाँ की सभी के सभी नाम याद कर सकते हो। बात समझ में आ गई? जिनमें हमने पॉपुलर आपको टाइटल बताए, महाराज, पंडित, भट्ट या भाटे, ये सभी के सभी कथक से रिलेटेड हैं। काहे से रिलेटेड है साथियों? कथक से रिलेटेड है। काहे से? कथक से। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बात इसमें और आप देख लीजिए, एक बात और इसमें देख लीजिए कि जो एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, कुमुदनी लाखिया, क्या नाम आ रहा साथियों? कुमुदनी लाखिया, ये भी इससे संबंधित हैं। इनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इन्होंने कदम स्कूल की स्थापना करी थी। कहाँ पे? अहमदाबाद में। किसकी स्थापना करी थी? कदम स्कूल की स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी? अहमदाबाद में। कदम्ब और उसी से जुड़ा है कुमुदनी। ठीक है, अच्छा, पीछे हम आपको यहाँ ये भी बता चुके थे कि इसको कथक को किसने पुनर्जीवित किया था साथियों? कथक को पुनर्जीवित 20वीं शताब्दी में किसने किया था? तो आपने बताया कि सर उनका नाम था लेडी लीला सोखे। क्या नाम था? लेडी लीला सोखे, लेडी लीला सोखे। ठीक है, आपने लेडी सिंघम का नाम सुना है? तो लेडी सिंघम जैसे होती हैं, तो ऐसे ही ये लेडी लीला थी। इनको देख के लोगों की एकदम रूह कांप जाती थी। समझ रहे बात को? बिल्कुल। तो लेडी लीला सोखे, ठीक है, इन्होंने ही इसको पुनर्जीवित किया था। किसको? कथक को 20वीं शताब्दी में। अब हमने इनके राइटर भी याद कर लिए। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे हमने ये भी याद कर लिया, इनके पॉपुलर डांसर्स भी। राइटर में हमने बताया था, कथक में एक पुस्तक है जिसके बारे में हम आपको पीछे बता चुके थे, द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। इसमें कथक के दौरान चेहरे के जो हाव भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल, चेहरे के हाव भाव और कामुक हाव भाव का उल्लेख मिलता है। तो इस पुस्तक का नाम है रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड। तो हमने इसके बारे में भी आपको बता दिया है। ठीक है, आगे हमने आपको सभी पॉपुलर कलाकार भी बता दिए, इनको याद भी करा दिया। अब हम लोग अगले क्लासिकल डांस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्लासिकल डांस है कथकली। अब इस कथकली पे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने आज की क्लास में 2 क्लासिकल डांस कवर कर लिए हैं। अब हम लोग अगली क्लास में इसको कवर कर लेंगे और फिर आपका ये चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए साथियों आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हम लोग इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।